हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हस्पंक डिसीज, जिसको हम लोग मेगाकोलोन बोलते हैं। जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है, सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं हस्पंक डिसीज। डेफिनेशन: हस्पंक डिसीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ द गट। मतलब जो हस्पंक डिसीज होती है वो किसका डिसऑर्डर है? गट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन का। कॉज्ड ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल इन द सबम्यूकोजल एंड मेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन। इसमें क्या जो हस्पंक डिसीज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइन का जो डिसीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, ये किसकी वजह से कॉज होता है? ये कंजेनाइटल होता है, मतलब जन्मजात होता है। इसमें क्या होता है, जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं वो एब्सेंस होती हैं। और ये जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? सबम्यूकोजल एंड मेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द इंटेस्टाइन। जो गैंग्लियोनिक सेल्स सबम्यूकोजल एंड मेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती है वो एब्सेंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हस्पंक डिसीज जो है वो हो जाती है। इटियोलॉजी मेनली किसकी वजह से होती है? हस्पंक डिसीज इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द इन्फेंट्स। और जो हस्पंक डिसीज होती है मोस्टली किसकी वजह से होती है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बच्चों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हस्पंक डिसीज भी हो सकती है, उसके भी चांसेस होता है। मोस्टली अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हस्पंक डिसीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्या है इन नियोनेट्स में? द फेलियर टू पास म्यूकोनियम। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनका जो म्यूकोनियम मतलब जो फर्स्ट स्टूल होता है जन्म के बाद, वो पास नहीं होता है। दूसरा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन अकर्स विद इन 1 to 2 days आफ्टर बर्थ। उसके बाद अब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब जो अब्डोमिनल होगा वो थोड़ा सा हार्ड पता होने लगेगा। क्यों? कितने दिन में? 1 से 2 दिन में ही बर्थ के बाद 1 से 2 दिन में ही जो अब्डोमिनल होगा वो थोड़ा कठोर और मतलब प्रतीत होने लगेगा। उसके बाद वॉमिटिंग अकर बिकॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही हस्पंक डिसीज हो रहा है, इसलिए क्या होता है? वॉमिटिंग भी, इसको बेबी को वॉमिटिंग भी हो सकती है। फेलियर टू टेक फ्लूइड एंड वॉमिटिंग लीडिंग टू वेट लॉस एंड डिहाइड्रेशन। और क्या होगा कि फेलियर टू टेक फ्लूइड, अगर फ्लूइड वगैरह लेगा भी बेबी तो वो फेल हो जाएगा, मतलब वो बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग की वजह से। लीडिंग टू वेट लॉस, तो अगर जितना भी वो ले रहा है फ्लूइड वो बाहर निकल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है? वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब अगर वो बाहर निकल रहा है तो वो किसके थ्रू निकल रहा है? वॉमिटिंग के थ्रू निकल रहा है। तो अगर वॉमिटिंग हो जाएगी तो बेबी का जो है वेट लॉस होने लगेगा और उसको डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि वॉमिटिंग के साथ जो पानी है वो भी निकलेगा, तो जिसकी वजह से बेबी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। उसके बाद शॉक में डेवलप इफ कंडीशन इज नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। अब बेबी जो है वो शॉक में भी जा सकता है, सदमे में भी जा सकता है अगर ये कंडीशन ट्रीट नहीं की गई जल्दी से तो। उसके बाद नेक्स्ट है इन ओल्डर चिल्ड्रन में क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, सेम वैसे ही कठोर, जो एब्डोमिनल होगा वो कठोर जैसा प्रतीत होगा। व्हेन स्टूल आर पास दे फाउल स्मेलिंग। अगर स्टूल पास भी होगा तो फाउल स्मेलिंग मतलब बहुत गंदी स्मेल आएगी। एनी बाई एक्सपेल्ड रिबन लाइक, अगर वो स्टूल जो होगा वो रिबन लाइक दिखाई देगा। लाइक फॉर्म और मे बी लिक्विड इन कंसिस्टेंसी, या तो वो जो स्टूल एक्सपेल्ड होगा वो रिबन लाइक होगा या फिर वो उसका जो कंसिस्टेंसी होगा वो बहुत ज़्यादा पतला होगा, मतलब लिक्विड उसमें ज़्यादा होगा। उसके बाद दिस चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड एंड एनीमिक। और जो ऐसे चिल्ड्रन होते हैं तो वो कैसे दिखते हैं? माल नरिश्ड दिखते हैं और एनीमिक, मतलब उन अनीमिया हो जाती है और उनको वो माल नरिश्ड जैसे बहुत दुबले पतले दिखाई देते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करें? दिस कंडीशन इज सस्पेक्टेड इन अ बेबी हु हैज़ नॉट पास म्यूकोनियम विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। और ये कंडीशन उन बच्चों में सस्पेक्ट की जा सकती है, उन बेबी में जिन्होंने म्यूकोनियम पास नहीं किया 48 घंटे के अंदर। मेनली क्या होता है, जो बेबी होता है 24 से 48 घंटे में म्यूकोनियम पास कर देता है, फर्स्ट स्टूल जो है वो पास कर देता है। अगर कोई बेबी 24 से 48 घंटे के अंदर स्टूल पास नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। On rectal examination of suspected case, there may be an एक्सप्लोसिव लीकेज ऑफ गैस एंड अक्यूमुलेटेड फीसेस। या फिर अगर हम लोग जब रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे उसको तो हम लोगों को ऐसे केसेस में क्या होगा? मे बी एक्सप्लोसिव लीकेज या फिर कुछ लीकेज होगा गैस का, या फिर फीसेस वगैरह अगर अक्यूमुलेट है तो वो भी हम लोगों को एक्सप्लोसिव होगा, मतलब दिखाई देगा। उसके बाद ऑन पाल्पेटिंग द एब्डोमेन फीकल मासेज इज फेल्ट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। उसके बाद अगर हम पाल्पेट करेंगे एब्डोमेन को तो हमें पता चलेगा जो फीकल मास है वो फेल्ट इन द लोअर पोर्शन, लोअर एब्डोमिनल के लोअर पोर्शन में हमें फीकल मासेस वगैरह जो हैं वो पाल्पेट होंगे, मतलब पता चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट इन दिस
में मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और आइसोटोनिक एनीमा, हम लोग ऐसे पेशेंट को एनीमा दे देते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूल सॉफ्टनर्स, और उसके बाद हम लोग स्टूल सॉफ्टनर वगैरह जो होंगे वो भी एडमिनिस्टर करेंगे। लो रेसिड्यू डाइट, हम लोग उसको रेसिड्यू डाइट देंगे, फाइब्रस डाइट देंगे, या फिर लिक्विड डाइट जो है वो बेबी को हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सर्जिकल मैनर। द एम ऑफ द सर्जरी इज टू रिमूव द एगैंग्लियोनिक बबल फॉलोड बाय एनास्टोमोसिस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। उसके बाद इसका मेन एम क्या होता है, इसमें हम लोग सर्जरी करते हैं, जो एगैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं उनको हम लोग बवल में उनको हम रिमूव कर देते हैं, और बाकी एनास्टोमोसिस कर देते हैं, मतलब बाकी एरिया को हम लोग क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। जितना जो बाकी पोर्शन रिमेनिंग रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस मतलब किसी चीज़ को बांधना। तो हम लोग गैंग्लियोनिक सेल्स को जो क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग उस बाकी एरिया को अनास्टोमोसिस करते हैं, मतलब बांध देते हैं। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर करेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिगिन द केयर ऑफ अफेक्टेड न्यूबॉर्न असेसमेंट। सबसे पहले हम लोग, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम बेबी का जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको असेसमेंट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाकी देखेंगे डिहाइड्रेटेड तो नहीं, अनीमिक तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम जो है उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद पेरेंट्स और टॉट द प्रोसीजर ऑफ गिविंग आइसोटोनिक अनीमा, सपोस्ट्रीज एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। अगर हम लोग उसको अनीमा दे रहे हैं, सपोस्ट्रीज दे रहे हैं, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह अगर हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये प्रोसीजर जो है पेरेंट्स को बता देंगे कि हम बेबी को ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। उसके वाइटल साइंस ऑफ द चाइल्ड आर मॉनिटर। उसके बाद हम लोग बेबी का वाइटल साइंस चेक करेंगे। कीप द चाइल्ड इन सेमी फॉलोअर पोजीशन, हम लोग बेबी को सेमी फॉलोअर पोजीशन में क्या करेंगे, लिटा के रखेंगे। उसके बाद द विद होल्ड ओरल फीड्स एंड नाजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन इज डन ऑन द नाइट बिफोर सर्जरी। अगर हम लोग सर्जरी के लिए लेके जा रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले ओरल फीड्स जो है वो होल्ड कर देंगे, रोक देंगे। नाजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन डन, उसके बाद नाजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन के द्वारा हम सारी चीज़ें अंदर की निकाल लेंगे। ताकि ऐसा हम कब करेंगे, नाइट बिफोर सर्जरी, सर्जरी से जाने वाली रात पे। एक प्रकार से हम लोग एनपीओ करके रखेंगे। नेक्स्ट है इफ़ एनी ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस आर अराइज इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट केयर। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है, अगर हमें दिख रहा है, तो इमीडिएटली हमें क्या करना है, फिजिशियन को बताना है और बेबी को अप्रोप्रिएट केयर वगैरह जो है वो देनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर कोलोस्टमी एंड रिलेटेड प्रोसीजर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेबी को कोलोस्टमी केयर के लिए रेडी करेंगे। कोलोस्टमी क्या करते हैं, ओपन कोलोस्टमी में हम लोग क्या करें, ओपनिंग ऑफ द कोलोन, हम लोग कोलोन में ओपनिंग करेंगे। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ऑस्टमी बैग लगाते हैं। ऑस्टमी बैग के द्वारा जितना भी स्टूल होता है वो ऑस्टमी बैग में आ जाता है, और उसके बाद हम लोग उसको रिमूव करते हैं। तो हम लोग कोलोस्टमी कराएंगे अगर बेबी का स्टूल पास नहीं हो रहा है, और रिलेटेड उससे जो भी प्रोसीजर है वो भी करेंगे, जैसे कि ऑस्टमी बैग को खाली करना है, वहाँ पे लीकेज वगैरह देखना है, वहाँ रेडनेस वगैरह देखना जो हम लोगों ने ऑलरेडी लगा के रखा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग उसको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसके बाद मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद हम सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे, फिर ऑब्जर्व अब्डोमिनल ड्रेसिंग ऑन ऑस्टमी बैग्स फॉर ब्लीडिंग। उसके बाद अगर हम लोगों ने कोलोस्टमी किया है, तो अगर कोलोस्टमी हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें ऑस्टमी बैग लगा रहेगा, तो हम लोग उसका ड्रेसिंग करेंगे, अब्डोमिनल ड्रेसिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ब्लीडिंग वगैरह, जो ऑस्टमी बैग है उससे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्लेस द चाइल्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन, बेबी को हम कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, जो पोजीशन उसके लिए सुटेबल होगी, जिसमें वो कंफर्टेबल होगा, हम उसको वो पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आफ्टर द सर्जरी द चाइल्ड इज एनपीओ, सो एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एज ऑर्डर्ड। उसके बाद सर्जरी के बाद जो बेबी होगा एनपीओ रहेगा, क्योंकि हम उसको प्री ऑपरेटिव केयर में एनपीओ रख रहे थे, तो वो ऑलरेडी एनपीओ होगा। एनपीओ का फुल फॉर्म है नील पर ओरल, तो हम लोग उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाएंगे अगर डॉक्टर ने ऑर्डर किया है तो। उसके बाद मॉनिटर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हम लोग उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी चेक करेंगे, इनपुट और आउटपुट देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर द रेक्टम ऑफ बबल साउंड्स। उसके बाद हम लोग रेक्टम से बबल साउंड्स वगैरह जो है वो भी मॉनिटर करेंगे। कोलोस्टमी केयर इज टू बी डन, उसके बाद हम लोग कोलोस्टमी केयर भी करेंगे। एडवाइस केयर givers that after discharging from hospital provide adequate fluids, dietary fibers and stool softener। उसके बाद हम लोग जो केयर गिवर्स होगा उसको हम लोग ये एडवाइस करेंगे डिस्चार्ज के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद, कि आप घर ले जाके एडिक्वेट फ्लूइड्स वगैरह, डाइटरी फाइबर्स वगैरह वाली चीज़ें, स्टूल सॉफ्टनर वगैरह जो है वो बेबी को देते रहें, ताकि बेबी का जो स्टूल है वो आसानी से पास हो सके। उसके बाद इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग द फैमिली ड्यूरिंग दिस स्ट्रेसफुल टाइम। उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि उनके बच्चे को ये जो कंडीशन है वो पहले से, मतलब उनको बाद में कोई दिक्कत, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हम लोग इनकरेज करेंगे कि ऐसे कुछ नहीं है, जो भी उनका स्ट्रेसफुल टाइम है उससे उनको हम लोग रिलैक्स प्रोवाइड कराएंगे।
थैंक यू सो मच। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं।